चीवियर्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस पे, आर्थराइटिस के टाइप्स पे, आर्थराइटिस के मैनेजमेंट पे और आर्थराइटिस से बचने के प्रिकॉशंस पे। और उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑर्थोपेडिक हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब हैं, वहाँ होते हैं ज़ियाउद्दीन में होते हैं, क्लिफ्टन में होते हैं और बहुत सारी और जगहों पर भी होते हैं, बट मेनली आपको यहाँ मिलेंगे। और पहले भी हमारे प्रोग्राम में ऑन एंड ऑफ आ चुके हैं डॉक्टर तैयब आसिम साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? बिल्कुल बहुत अच्छा, खैरियत है? ठीक ठाक, आप सुनाइए? ठीक है? अच्छा सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ जो है हमारे पास एक और डॉक्टर साहब है, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज में, एसोसिएट असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर सईद कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? एसोसिएट या असिस्टेंट? एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना, दोनों एपी के लेवल पे आते हैं। ओके अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सबसे पहले डॉक्टर साहिबान से हमारा पोल का सवाल पूछेंगे, फिर जी बात आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पोल का सवाल है, आर्थराइटिस क्या है? नहीं इतना आसान पोल का सवाल नहीं है। अच्छा, हमारा पोल का सवाल है कि ट्रैफिक जाम में खड़े होकर हॉर्न बजाना सही है गलत है? गलत है बिल्कुल। क्यों? आप हॉर्न नहीं बजाएंगे तो ट्रैफिक कैसे मूव करेगा? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि जायज़ को कहेगा जायज़ है ये। नहीं मैं कह रही हूँ सही है गलत है। आप क्यों गलत कह रहे हैं? देखें, एक तो मैं उसकी मेडिकल हैजर्ड और उसकी बात तो नहीं करना चाह रहा कि नॉइज़ पोल्यूशन वो तो है, लेकिन ये कि ये किसी भी सोफिस्टिकेटेड कंट्री के अंदर और किसी भी सिविलाइज माशरे में ये अलाउ कहीं नहीं है। पाकिस्तान का तो मामला ही बिल्कुल दूसरा है, तो लिहाजा उसको तो आप कंपेयर ना करें। लेकिन अगर आप जो भी सिविलाइज सोसाइटी है उसमें कहीं भी अलाउ नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत रेयर इमरजेंसी हो या कोई ग्रॉस डिफेक्टिव एलिमेंट कहीं आ रहा हो तो आप हॉर्न बजा के उसको इंतबाह करें, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। Otherwise there is no need। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? आप बजाते हैं वैसे अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में आप बजाते हैं? I use horn very less often. Even in normal circumstances, in traffic jam, it usually does not. कराची में तो हॉर्न के बगैर गाड़ी नहीं चलती। It can. I usually drive without a horn, but the thing is, in traffic jam, it does not really make a difference most of the time. So you are just making life difficult for other people. So try to find some other way. Better not use a lot of horn. Better not use a lot of horn. अच्छा डॉक्टर साहब, हॉर्न कब बजाते हैं? हमें तो बेसिक मैनर्स ही नहीं पता कि हॉर्न कब बजाना चाहिए। बजाना ही नहीं चाहिए। निकाल दे गाड़ी से, बाहर निकाल के फेंक दे, चालान हो जाएगा हॉर्न। क्यों चलाने पे? नहीं, कहने का मकसद ये है, हाइपोथेटिकली वी शुड नॉट। मैंने आप जैसे बोला ना, किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यू हैव टू कीप अलार्मिंग देम। उसके लिए हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं उनके साथ। बेसिकली इतना ज़्यादा बुरा लगता है, ओह माय गॉड। अब ये कि अगर मैं खुद चला रहा हूँ तो शायद मैं बिल्कुल ना करूँ, लगे, लेकिन अगर ड्राइवर वगैरह हो तो वो, लेकिन अगर आप ना करें, दूसरों को आप मना भी करेंगे शायद वो मानते भी नहीं है बात को। मुझे अच्छी तरह से याद पड़ा, जब मैं नया आया था यहाँ पे, तो मैंने एक दो लोगों को मना किया, तो कहना है डॉक्टर साहब आप निराले हो जो मना कर रहे हो। तो मैं चुप हो गया, मैं कहा मैं क्या बहस करूँ। ये है हमारा एक सोसाइटी का वो, लेकिन ये कि बहरहाल जितना अवॉइड कर सके आदमी अवॉइड करे। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, आप कब हॉर्न बजाते हैं फिर? देखिए, कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे ज़रूरी हो, फॉर इंस्टेंस के लाइक एन एम्बुलेंस वांट्स अ वे, सो यू शुड यूज़ अ हॉर्न। इवन यू कैन वायलेट अ सिग्नल बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ अ हॉर्न, बिकॉज लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं हटा रहे होते, तो वहाँ यूज़ करना चाहिए। और कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है टू अलार्म समबडी, अगर कोई एकदम से आ जाए तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि भाई उसे पता नहीं एकदम से कोई रोड पे आ गया तो यू हैव टू यूज़ हॉर्न। अच्छा, इस पे मुझे बड़ी फनी चीज़ याद है, एक दफ़ा मैंने एक इंसान को देखा था, वो बिल्ली गुजरी थी तो उसके लिए हॉर्न बजा रहा था। वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, उस पे होना चाहिए बिल्कुल। वो बेचारा है, वो बेचारी जानवर है, उसको तो पता भी नहीं हॉर्न बज रहा है यार, ये बिल्ली को सेंस नहीं है। इट मेक्स अ डिफरेंस। आप हॉर्न करें तो एट टाइम जानवर भी रास्ते से हट जाता है, रास्ते से हट जाता है, लेकिन ये कि हमारी नेचुरल ट्रैफिक है। मेरा ख्याल है मैं और कमरान एक ही उस पे हैं कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है, अब ज़रूरत चाहे वो एम्बुलेंस की सर्विसेज के लिए हो या किसी के लिए, वहाँ पे आप करें। लेकिन वो हमारा सोसाइटी एक अजीब सी उसमें नहज पे जा रही है, तो आप कहीं इतना डिस्टिंक्शन कर नहीं सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये हो कि हैबिचुअल ना हो आदमी, जो यहाँ पे एक हैबिट बन गई है ना, बिल्कुल उसमें वो ये भी होता है सब आराम से जा रहे होते हैं, पीछे से इतना जोर का हॉर्न आता है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बस आ गई और आप डर जाते हैं और आप बैक मिरर में देखते हैं तो इतनी सी बाइक निकल रही होती है साइड से। ओके
अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग के पास एक पैकेज है आर्थराइटिस से। बात करने से पहले हम वो पैकेज देखते हैं, फिर आर्थराइटिस पे बात करते हैं। इंसानी ढांचा न सिर्फ जिस्म के खदोखाल बनाता है बल्कि अंदरूनी आज़ा की हिफाजत भी करता है। जॉइंट्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ दो हड्डियाँ मिलकर हरकत और लचक पैदा करती हैं। इसकी साख्त काफ़ी पेचीदा है जिसमें कई तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स इन जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट्स को किसी भी डिसलोकेशन या ज़ख्म की सूरत में मदद देते हैं। बोन्स के कनेक्टिव सर्फेसिस पर कार्टिलेज मौजूद होता है। ये जॉइंट्स में एक कुशन का काम करता है और जब बोन्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो रगड़ को कम करता है। इसके अलावा जॉइंट्स के गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो एक ख़ास किस्म का फ्लूइड बनाती है जिससे न सिर्फ हड्डियों को लुब्रिकेशन मिलता है बल्कि जॉइंट्स के हरकत करने की सूरत में भी मदद करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म के इम्यून सेल्स इस साइनोवियल मेम्ब्रेन पर हमला करते हैं जिसकी वजह से जॉइंट में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। जॉइंट्स के इर्द गिर्द पाए जाने वाले टिश्यूज़ में भी बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का मर्ज़ एक लंबे अरसे तक रह सकता है। इसके इलाज के लिए कई तरह की अद्वियात दी जा सकती हैं। जी, वैसे भी आपने एक पैकेज देखा आर्थराइटिस के ऊपर, उसमें आर्थराइटिस की टाइप्स भी थोड़ी सी बताई हुई थी। अब हम इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी आर्थराइटिस टर्म क्या है? देखें, आर्थराइटिस का अगर इसको डिस्क्राइब करें तो इसमें ये होता है कि जैसे जॉइंट डिजीज़, ठीक है ना। अब इसमें जो जॉइंट डिजीज़ है आइदर इट इज़ इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव। लेट्स क्लासीफाई फ्रॉम डिजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी एंड अदर्स, ठीक है। जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जिसको हम जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके किसी भी मेजर जॉइंट्स में, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वो हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं और देयर प्लेंटी मोर। इसके अंदर वेरिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, इसके फिर वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कई मोर देन 10-15 टाइप्स हैं जो कि हैं। जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो कर सकती हैं आर्थराइटिस, और वो उसी हिसाब से उसको लेबल करते हैं। फिर आर्थराइटिस पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है, यदि किसी भी इंजरी की वजह से, जैसे एक आपके पास ओपीडी में आया आज से 10 साल पहले, सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे नी जॉइंट में चोट लगा था या हिप जॉइंट पे मुझे वहाँ फ्रैक्चर हो गया था, या कहीं भी, तो उसकी वजह से जॉइंट डिस्ट्रप्शन हो जाती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। फिर सेप्टिक आर्थराइटिस हैं और फिर अदर्स हैं। लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स एनकाउंटर होते हैं वो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं या फिर क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी वेरिएशंस जो हैं, वेरिएंट्स हैं, उसके होते हैं। इन्फेक्टिव भी आते हैं लेकिन कम। लेकिन हमारी पूरी फोकस इन दोनों जॉइंट्स, इन दोनों डिजीज़ की वजह से। आर्थराइटिस कब जब जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो जाए? हाँ, इन्फेक्टिव। कभी सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है, जैसे बच्चों में आमतौर पर हो जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में, और उसको सही तरह से केयर नहीं मिल पाती है और फिर लेटर ऑन वो डेवलप होकर वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, या उसी वक्त भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है विद इन 6 months 1 year। वो डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी क्या है, किस जॉइंट के ऊपर है, कितना डिस्ट्रक्शन कर दी है, कितना उसने उसका इलाज करवाया है, कितना उसके सबक्यूट फेजेज हैं, कितने क्रॉनिक स्टेज पर चला गया। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन इंक्लूड विद इन दिस वैरायटी। अब सबकी डिजीज़ चूँकि प्रोसेस अलग हैं, सबकी मैनेजमेंट अलग है, सबका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट मोर लेस तो एक ही होगा, लेकिन ये कि सबकी एक अलग अलग एंटाइटी, एज के हिसाब से, उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, उसकी क्या कहते हैं ओवरऑल उसकी डिमांड के हिसाब से तो अलग अलग है बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या होते हैं? हम आर्थराइटिस को बाकी जॉइंट पेन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, आर्थराइटिस में डिपेंड करता है कि किस तरीक़े का मर्ज़ है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, जिसको हम आम फहम ज़बान में कह सकते हैं सोजिश हुई है जोड़ के अंदर, ठीक है, या इन्फेक्टिव हो सकता है जिसमें कि पीप पड़ गई हो। तो मतलब सबके सिम्टम्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। अगर ट्रॉमेटिक है, जो चोट की वजह से लॉन्ग रन में हो गया, सब में फ़र्क होगा। दर्द एक कॉमन सिम्टम है, दर्द तो होगा। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है उस दर्द की? देखिए, वक्त में वो ज़्यादा होता है? देखिए, मुख्तलिफ डिजीज़ में ज़्यादा हो सकता है। जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उनमें सुबह के टाइम तकलीफ़ ज़्यादा होती है, स्टिफनेस होती है, दर्द होता है। जैसे रूमेटॉइड, जिसको आम ज़बान में गठिया कहा जाता है, उसमें ख़ास तौर पे हाथ के जोड़ों में
सुबह जो है सख्ती आ जाती है छोटे आपके। जॉइंट्स में, और हाथ के जोड़ों में सख्ती होती है, दर्द होता है, सूजन आ जाती है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि ज़्यादा कॉमन है और जो बड़े जोड़ों में अक्सर होती है, जैसे कि घुटने हैं या कूल्हे हैं, उनमें ओवर द डे जैसे आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको तकलीफ़ का एहसास ज़्यादा हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप ज़मीन पे उखड़ूं बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इस तरह के कोई काम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपको तकलीफ़ है उसमें। उकड़ू बैठना अच्छा नहीं रहता आपका आर्थराइटिस के लिए? मतलब वो कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा उकड़ू बैठते हैं तो वो आपके आर्थराइटिस होने के चांसेस कम है। आई हर्ड दैट। देखें, जो उखड़ूं बैठना है बहुत ज़्यादा, वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी तो नहीं है। एक रेगुलर फीचर, देखें इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए जैसे कि नमाज में उखड़ूं बैठना है, मतलब दैट इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी। तो लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड नमाज में जैसे ज़मीन पे दोजानों बैठते हैं, हाँ। तो मतलब वो जो एक्टिविटी है वो तो बहरहाल एक नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपकी हैबिट ये हो कि आप ज़मीन पे ही खाते हैं, ज़मीन पे ही सोते हैं और ज़मीन पे ही नशिस्त करते हैं, तो इतना ज़्यादा उखड़ूं बैठना या इतना ज़्यादा ज़मीन पे बैठना जो है वो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होता। सिमिलरली अगर आपकी नेचर या आपका वर्क इस किस्म का है कि आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है और वो अनकम्फर्टेबल स्टेयर्स हैं, कंफर्टेबल स्टेयर्स नहीं, तो उससे जोड़ों पर असर पड़ता है। जो सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे उसमें अगर किसी को पीप पड़ी हुई हो जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं, तो उसमें बुखार भी होता है। तो बाकी डिजीज़ में बुखार नहीं होता। तो बुखार की अलामत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सेप्टिक आर्थराइटिस एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी का मतलब ये है कि अगर आपको अभी पता लगे तो आप जितना भी जल्दी हो सके, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, आप उसका इलाज करें। और उसके लिए अक्सर व बेशतर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी डिजीज़ इस तरह की हैं जो कि इलेक्टिव किस्म के मसाइल हैं, जिनको आप मतलब हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, इवन महीनों पे भी देख सकते हैं और उससे इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा होता। तो ये समझना मरीज़ों के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा मर्ज़ है और उसको कितनी इमरजेंसी के साथ ट्रीट करना है, ताकि मरीज़ जो है वो अपने प्रीवियस स्टेटस पे वापस जा सके। ये बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो इसके जो यूजुअली साइन एंड सिम्पटम्स वो यही होता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही होती है उसके छोटे छोटे जॉइंट्स में। और कौन से डिजीज़ होते हैं डॉक्टर साहब जिनमें मॉर्निंग स्टिफनेस सुबह में होती है? मॉर्निंग स्टिफनेस, सिकनेस तो नहीं कह रही आप? स्टिफनेस अच्छा, नहीं 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 नहीं, I'm just joking. नहीं कह रही। नहीं, I'm just joking, I know. देखिए इसमें जैसे कामरान ने बोला बहुत सही है। अगर ग्रॉसली देखें ना, जितने भी आपके आर्थराइटिस की अलामात हैं वो आपको जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग जिसे सूजन कहते हैं, जैसे ख़ासतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो आपके सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे वेट बेयरिंग जॉइंट में, हमारे पास पे जो पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक्स पे, वो ये हो कि नी की सूजन के साथ आते हैं। वो क्यों होती है? बेसिकली जब वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है जॉइंट के अंदर तो साइनोवाइटिस हो जाता है। साइनोवाइटिस कहते हैं जो इमीडिएट मेम्ब्रेन होती है आपकी जॉइंट के अंदर की, उसके अंदर जो है सूजन आ जाती है या वो फूल जाता है। जब वो फूलता है तो उसकी वजह से सिक्रीशन होती है, बाज़ औक़ात आपको और ज़्यादा एलिमेंट आता है, साइनोवियल फ्यूजन भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि सोजिश है ना होना, सूजन होना, दर्द होना, स्टिफनेस होना। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर लूँ, ये कि अगर यंगर एज ग्रुप के अंदर कोई बच्चा आता है या बच्ची आती है तो उसके लिए आमतौर पे हमको मतलब जो हमारे जो क्राइटेरिया वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए कि हम फिर उसको फोकस करें कि मोस्टली इन्फ्लेमेटरी अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज, कि अगर बहुत ही यंग एज का 12 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल की बच्चा या बच्ची आ रही है रूमेटाइड का, तो वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट ऑन दैट। तो पेशेंट को भी समझना चाहिए और ज़ाहिर डॉक्टर्स तो ये बात समझते हैं कि पहले उसको रूल आउट करें कि खुदा खासा वो चीज़ तो नहीं है, फिर उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस वो किसी एज में भी हो सकता है, लेकिन उससे हिस्ट्री से मालूम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स भी अगर समझ जाएँ तो फिर वो इतनी बहस नहीं होती, जो आमतौर पे हम अपने क्लिनिक के हॉस्पिटल में देखते हैं, डॉक्टर साहब ये क्यों करवा रहे हैं, आप फलाने नहीं बोला नहीं, आप वाहिद हैं जो ये कह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं पेशेंट्स को। एग्जैक्टली, बिल्कुल पेशेंट्स को पेशेंट होना चाहिए। इस पर हम और भी बात करते हैं आर्थराइटिस के टॉपिक पर। अभी वो वक्त हो गया है ना जी एक छोटे से ब्रेक का, हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। आप लोग चैनल स्विच नहीं कीजिएगा।